हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चा पार्टी। आई होप बच्चों आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दिस इज कुणाल मंधानिया, योर फैकल्टी फॉर सीए फाउंडेशन लॉ एंड सीए इंटर लॉ। एंड बच्चों स्वागत है सभी का इस नॉलेज की दुनिया में, दैट इज फिजिक्स सीए वाला, बाय फिजिक्स वाला। ऑल्सो आप सभी का स्वागत है आज के एक इम्पॉर्टेंट पेपर डिस्कशन में। बच्चों अभी अभी रिसेंटली जनवरी 25 एग्जामिनेशन खत्म हुआ है सीए फाउंडेशन का और सीए इंटर का। एंड ठीक है, एग्जाम खत्म होने के बाद बच्चों ठीक है आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे अबाउट बिजनेस लॉ पेपर। आपका कैसा गया है, आपका कैसा नहीं गया है, कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए। तो बच्चों आज मैं लेके आ रहा हूं इस सेशन में आप लोगों के लिए पेपर का एनालिसिस, सीए फाउंडेशन जनवरी 25 सीए फाउंडेशन पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉ, जो 100 मार्क का है ना। सर ये सेशन किस किस स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट है? नंबर 1 ठीक है, जनवरी 25 स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट है जिन्हें चेक करना है उनके आंसर सही है कि नहीं है। एंड नंबर 2 बच्चों ठीक है, जो भी बच्चे अभी रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं मई 25 के लिए या फिर आगे सितंबर 25 के लिए, उनके लिए बच्चों ये डिस्कशन बहुत रेलेवेंट है ताकि उन्हें समझे क्वेश्चन कैसे आते हैं। नंबर 2 उनका प्रिपरेशन किस लेवल पे चल रहा है। और ठीक है ओवरऑल बच्चों आज के सेशन में ना सिर्फ मैं आंसर डिस्कस करने वाला हूं बल्कि कितने एक्ट से, कौन से एक्ट से कितने मार्क का आया, पेपर इजी था डिफिकल्ट था, कितने मार्क का इजी था, कितने मार्क का डिफिकल्ट था, ये सब कुछ बच्चों आज के सेशन में ही हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके तो तैयार हो जाओ, ये छोटा सा बच्चों करीब 30 मिनट्स के आसपास का सेशन होगा, पर इससे आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के रिवीजन भी हो जाएंगे एंड यू विल कम टू नो हर एक टॉपिक का आंसर क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। याद रखना क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा कंपलसरी होता है एंड बचे हुए 5 क्वेश्चन से आपको बच्चों एक क्वेश्चन सॉल्व करना, 4 क्वेश्चन बच्चों सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है स्टार्ट करते हैं बच्चा वाली। तो फर्स्ट क्वेश्चन आया 7 मार्क के लिए। ठीक है, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ फॉलोइंग एग्रीमेंट्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसमें देखा जाए बच्चों तो कुल मिला के 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 7 मार्क के लिए हैं, तो अब वो आईसीआई के हिसाब से होगा। ठीक है, आइडियली तो 4 क्वेश्चन 2 मार्क ईच यानी 8 मार्क होना चाहिए, बट किसी एक क्वेश्चन को वो 1 मार्क का कर देंगे, बाकी बच्चों 3 क्वेश्चन को वो 2 मार्क के कर लेंगे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है मिसेस प्रिया ने 10,000 रुपए दिया बच्चों, किसको? मैरिज ब्यूरो। प्रिया ने दिया 10,000 रुपए किसको? मैरिज ब्यूरो को। क्या प्रोवाइड करने के लिए? इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोस्पेक्टिव ग्रूम्स। तो हमारी प्रिया निकली बच्चों शादी करने और प्रिया ने दिया 10,000 रुपए मैरिज ब्यूरो को टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोस्पेक्टिव ग्रूम्स। पूछा है बच्चों कि ये वैलिड है कि वॉइड है। तो बच्चों देखा जाए तो हम लोगों ने देखा था एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में बच्चों एक पॉइंट देखा था मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट, यानी शादी करवाने के लिए अगर आप ब्रोकरेज दे रहे हो ठीक है एजेंट को बच्चों, दैट विल बी वॉइड एब इनिशियो। बट यहां पे बच्चों क्वेश्चन ये आता है, क्या प्रिया मैरिज ब्यूरो को शादी करवाने के लिए ब्रोकरेज दे रही थी कि इंफॉर्मेशन लेने के लिए ब्रोकरेज दे रही थी? बच्चों आजकल मैरिज ब्यूरोज या जितनी भी शादी की एप्स है ठीक है वो सारे क्या करते हैं, सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं बच्चों, शादी वादी करवाने के लिए ब्रोकरेज नहीं लेते, सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए ठीक है ब्रोकरेज लेते हैं। ओके या जो भी फीस लेते हैं वो लेते हैं। तो ऐसे कैसे बच्चों याद रखना ठीक है, दिस कम्स अंडर द एक्सेप्शन। वैसे तो मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट क्या होता है बच्चों, वॉइड एब इनिशियो होता है, बट दिस कम्स अंडर द एक्सेप्शन। यहां पे सिर्फ इंफॉर्मेशन देने की बात की जा रही है, तो बच्चों ये कॉन्ट्रैक्ट टोटली क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। मूव करते हैं, भारत एग्रीज विद जॉन टू सेल हिज व्हाइट बुल अननोन टू बोथ द पार्टीज। देखो बच्चों मैं हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चन ही आंसर की तरफ लेके जाता है। अननोन टू बोथ द पार्टीज द बुल वाज डेड, दोनों पार्टीज को बच्चों पता ही नहीं था और बुल क्या हो था, ऑलरेडी मरा हुआ था। ओके तो बच्चों अननोन टू बोथ द पार्टीज दिया हुआ है, मतलब बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट। बच्चों सेक्शन 20 के हिसाब से दिस एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो। सेक्शन 20 के हिसाब से दिस एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो। सेक्शन 26 के साथ बच्चों आप सेक्शन 56 भी कोट कर सकते हो। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ठीक है, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी,
इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी दोनों जगह फॉल होता ही है। तो सेक्शन 20 के हिसाब से भी लिख सकते हो आप, या आप लिख सकते हो बच्चों शुरुआत से ही क्या था, इम्पॉसिबल था, देयरफॉर बच्चों कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड ab initio। तो सेकंड का आंसर क्या था कि ये क्या है बच्चों, वॉइड है। मूव करते हैं बच्चों थर्ड पॉइंट पे। ऋषभ सेल्स द गुडविल of a shop to Omkar for 10 lakh rupees and promised not to carry on this similar business within local limits so long as the Omkar carries on like business। like business मतलब same business। देखो बच्चों, ठीक है, हम लोगों ने सेक्शन नंबर 27 में देखा कि एग्रीमेंट इन डिस्टेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड ab initio, ठीक है। बट बच्चों सेक्शन 27 की कुछ एक्सेप्शंस थे, यानी कुछ कुछ जगह पे आप उन्हें ट्रेड करने से, बिजनेस करने से रोक सकते हो। उसमें से पहला एक्सेप्शन था बच्चों कि अगर सामने वाला आपसे गुडविल परचेस कर रहा है तो वो आपको बिजनेस करने से रोक सकता है, बट वो सिर्फ आपको सिमिलर बिजनेस करने से रोक सकता है, लोकल लिमिट्स में रोक सकता है, और जब तक वो बिजनेस कैरी नहीं कर रहा, जब तक वो बिजनेस कैरी कर रहा है बच्चों, तब तक रोक सकता है। तो आप देखोगे सेक्शन 27 के एक्सेप्शन में सेल ऑफ गुडविल में जितनी भी कंडीशंस थी, सारी बच्चों कंडीशंस यहाँ पे दी हुई है। ये परफेक्टली आ गया बच्चों एक्सेप्शन में। सेक्शन 27 एग्रीमेंट डिस्टेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड ab initio, बट उसका एक्सेप्शन विल बी वैलिड। ये एग्रीमेंट क्या हो गया बच्चा हमारी, वैलिड हो गया। मूव करते हैं चौथे क्वेश्चन में। देखो बच्चों, प्रॉपर्टी सेल कर रहा है अपना कौन, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। बच्चों हम लोगों ने देखा था सेक्शन नंबर 11 के अंदर, इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बाय पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एक्सेप्ट बच्चों नेसेसरीज को लेके है, यहां नेसेसरीज को लेके नहीं है बच्चों, तो एक्सेप्ट वो नेसेसरीज को लेके है। अगर कोई पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड ab initio, यानी बच्चों हो जाएगा वॉइड। ओके, तो चारों क्वेश्चन बच्चों बहुत सिंपल थे। अगर मैं साथ साथ एनालिसिस करते चलूं तो भाई 7 मार्क का आ गया अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से बच्चों। 7 मार्क का मेरे हिसाब से तो बच्चों बहुत 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 ईजी था, ठीक है। इट कैन डिपेंड बच्चों के व्यूज के ऊपर, बट मेरे हिसाब से तो बच्चों ये बहुत ईजी था। मूव करते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आया आपका 4 मार्क से, और 4 मार्क का क्वेश्चन था बच्चा बाटी। क्या बोलता है, हार्मनी फाउंडेशन नई इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है बच्चों, प्रमोट कर रही है एजुकेशन हेल्थ केयर सर्विसेज को। सेक्शन 8 कंपनी है, पहले से दे दिया गया है, और उसे लाइसेंस भी मिल चुका है सेंट्रल गवर्नमेंट से। बच्चों सेक्शन 8 कंपनी को लाइसेंस लेना कंपलसरी है। फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च द कंपनी अर्नड अ सब्सटेंशियल प्रॉफिट, बहुत अच्छी बात है, एंड ट्रांसफर्ड सम अमाउंट टू मेसर्स LMP। LMP क्या है बच्चों, पार्टनरशिप फर्म है और मेंबर है हार्मनी फाउंडेशन की। सर एक पार्टनरशिप फर्म मेंबर है सेक्शन 8 कंपनी की, तो नॉर्मली बच्चों क्या पार्टनरशिप फर्म किसी कंपनी की मेंबर हो सकती है? द आंसर इज बच्चों नो। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, क्योंकि बच्चों वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। बट इसका एक ही एक्सेप्शन है बच्चों, याद रखना, पार्टनरशिप फर्म कोई भी फर्म सिर्फ और सिर्फ अगर किसी कंपनी की मेंबर हो सकती है तो दैट इज सेक्शन 8 कंपनी। तो यस वो मेंबर था, ठीक है। मेंबरशिप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आ रहा है मुझे ट्रांसफर सम अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट। क्योंकि बच्चों हमने देखा सेक्शन 8 कंपनी ना तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, ना सरप्लस यानी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है अपने किसी मेंबर को। तो किसी मेंबर ने बच्चों कंप्लेन किया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने आफ्टर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड डायरेक्टेड द कंपनी टू वाउंड अप। बच्चों वाउंड अप करने के लिए डायरेक्ट कर दिया है, यानी बच्चों लाइसेंस रिवोक करने की बात कर रहा है। लाइसेंस रिवोक कब होता है? 3 केसेस में, जो आपको लिखना पड़ेगा लॉ के अंदर। इसमें नंबर 1, अगर बच्चों आप सेक्शन 8 का कोई कंडीशन का वॉयलेशन कर रहे हो, ठीक है, जो यहाँ पे बच्चों वो कर रहे थे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, या सेक्शन 8 का वॉयलेशन कर रहे हैं, या आप बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं फ्रॉडुलेंटली। ओके, तो इसमें से बच्चों कौन सा पॉइंट यहां फिक्स हो रहा है? वो, ठीक है, सेक्शन 8 की जो कंडीशन थी कि आप प्रॉफिट से सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते बच्चों, उसका वॉयलेशन तो हो रहा है। ऐसे केस में लाइसेंस रिवोक हो जाता है, एंड लाइसेंस रिवोक होने में, ठीक है, या तो आपको वाइंड अप करने बोल सकते हैं, या आप अमलगमन कर सकते हो किसी और सेक्शन 8 कंपनी के साथ में जिसका सिमिलर ऑब्जेक्ट है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट किया
और ग्राउंड क्या बोला बच्चों? नंबर 1, पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट बी मेंबर ऑफ सेक्शन कंपनी। बच्चों ये रॉन्ग है, पार्टनरशिप फर्म कैन बी मेंबर ऑफ सेक्शन कंपनी। तो आप लिखोगे ये तो रॉन्ग है सेंट्रल गवर्नमेंट की साइड से। एंड इट कैन नॉट ट्रांसफर एनी प्रॉफिट, तो बच्चों ये तो इनकरेक्ट है उनका, बट ये सही है कि वो लोग कोई प्रॉफिट बच्चों ट्रांसफर नहीं कर सकते फर्म को या किसी भी एंटिटी को। तो एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट वेदर द ग्राउंड टेकन बाय वाइंडिंग ऑफ इज सफिशिएंट। तो आंसर है बच्चों नो, सफिशिएंट फॉर पॉइंट 2 बट नॉट सफिशिएंट फॉर पॉइंट 1। यहाँ पे मेंशन करूंगे बच्चों कि लॉ के अंदर मेंशन करना पड़ेगा आपको कि सेक्शन 8 कंपनी में फर्म तो मेंबर हो सकती है बट वो सरप्लस या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती अपने किसी भी मेंबर को। तो उसने वॉलेट किया है सेक्शन 8 के कंडीशन का, तो वाउंडिंग अप करने का जो ऑर्डर आया है, ऑर्डर तो बच्चों क्या है, करेक्ट है। ओके, तो ये बच्चों आ गया अपने कंपनीज एक्ट के लिए 4 मार्क का, और सीधा सीधा क्वेश्चन है बच्चों, मैं भी इसे इजी ही क्लासिफाई करना चाहूंगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से देखो बच्चों, प्राइवेट कंपनी की पब्लिक कंपनी है जिसके 9 डायरेक्टर्स थे ऑन इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। द कंपनीज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन करंटली स्टेट्स दैट द कोरम। सर कोरम वोरम क्या होता है सर? ये सीए इंटर में पढ़ोगे बच्चों। मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए इस कोरम, मिनिमम नंबर्स रिक्वायर्ड बाय लॉ इस कोरम। वो बोले बोर्ड मीटिंग का कोरम मतलब बच्चों बोर्ड मीटिंग में मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए, या आप पढ़ोगे बच्चों सीए इंटर के अंदर। एक्चुअली सीए इंटर में भी बोर्ड मीटिंग का नहीं पढ़ोगे, बोर्ड मीटिंग के बारे में तो पढ़ोगे सीए फाइनल में। सीए इंटर में पढ़ोगे बच्चों जनरल मीटिंग्स के बारे में, एनुअल जनरल मीटिंग, ईजीएम एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, चैप्टर नंबर 7 एंड सेक्शन नंबर 103 ऑफ कंपनीज एक्ट। सर क्या ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था? नहीं बच्चों, ध्यान से सुनना। तो बोला भाई नॉर्मली तो कोरम होती है 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स और 2 डायरेक्टर्स व्हिचएवर इज हायर। द कंपनी नाउ इंटेंड्स टू अमेंड दिस आर्टिकल। बच्चों अमेंडमेंट तो आर्टिकल का आप कर सकते हो, और वो बोल रहा है 1/3 और 4 डायरेक्टर्स व्हिचएवर इज हायर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है एडवाइज द कंपनी ऑन प्रोसीजर फॉर इंक्लूडिंग द एंट्रेंचमेंट। तो बेसिकली बच्चों ये बात कर रहा है एंट्रेंचमेंट लेके आने के लिए क्या प्रोविजन है। कितने मार्क का क्वेश्चन दिया है सर? 3 मार्क का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहले तो बच्चों प्रैक्टिकल के रूप में ये थ्योरी क्वेश्चन था, प्रैक्टिकल के रूप में तो बच्चों ये थ्योरी क्वेश्चन था। ठीक है, एंट्रेंचमेंट क्लॉज क्या प्रोसीजर दिया हुआ है बच्चों? तो नंबर 1 आपको लिखना पड़ेगा एंट्रेंचमेंट क्लॉज क्या होता है। नॉर्मली सर आर्टिकल्स को अल्टर करने के लिए एसआर पास करना पड़ता है, ये मेंशन करना पड़ेगा आपको। बट ठीक है, अगर आप और स्ट्रिक्ट कर रहे हैं ऑल्टरेशन, तो ऐसे कैसे बच्चों आप एंट्रेंचमेंट लेके आते हो? सर एंट्रेंचमेंट या तो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से आप लेके आ सकते हो, या फिर बच्चों अगर बाद में एंट्रेंचमेंट लेके आना है तो आपको आर्टिकल्स को अमेंड करना पड़ेगा। वो आर्टिकल्स को अमेंड करने के लिए बच्चों अगर प्राइवेट कंपनी है तो आपके सारे लोगों का कंसेंट लेना पड़ेगा, और पब्लिक कंपनी है तो बच्चों आपको एसआर पास करना पड़ेगा। प्राइवेट कंपनी सारों का कंसेंट लेना पड़ेगा, पब्लिक कंपनी है तो बच्चों एसआर पास करना पड़ेगा। यही सेम पॉइंट आपको यहां पे लिखना था। वुड यू एडवाइज बी डिफर इफ कंपनी वेयर अ पब्लिक कंपनी? यस, प्राइवेट कंपनी तो बच्चों सबका कंसेंट लेना है, और पब्लिक कंपनी है सर तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा एंट्रेंचमेंट लाने के लिए। तो बच्चों अपना आंसर यहाँ पे डिफर करेगा। 3 मार्क का था, बेसिकली थ्योरी क्वेश्चन ही था बच्चों। आपको एंट्रेंचमेंट लिख के आप कुछ नहीं, आप ये आंसर को अगेन प्रैक्टिकली डील कर सकते हो। लॉ के अंदर बच्चों एंट्रेंचमेंट क्लॉज लिख दो, ठीक है। कंक्लूजन के अंदर एनालिसिस के अंदर बच्चों आपको लिख दो कि एंट्रेंचमेंट लाने के लिए इस प्राइवेट कंपनी को क्या करना पड़ेगा, सारे मेंबर्स से कंसेंट लेना पड़ेगा और एओए को अल्टर करना पड़ेगा। ठीक है, नंबर 2 में लिखोगे वेरस अगर पब्लिक कंपनी है तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा। बच्चों 3 मार्क का क्वेश्चन था, सीधा सीधा मेरे हिसाब से तो बच्चों क्वेश्चन था, एंड ये कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन था। मूव करते हैं सर और एक पॉइंट पे, 6 मार्क का बच्चों सीधा सीधा क्वेश्चन आया, सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया बच्चों। ओके, ठीक है, क्या बोलता है, एक माइनर को एडमिट कर रहे हो आप बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप में, बताओ व्हाट आर राइट्स एंड लायबिलिटीज बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी। अब बच्चों उसमें एक ही प्रॉब्लम है, क्वेश्चन दिया 6 मार्क के लिए और बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी बोला हुआ है बच्चों। बिफोर अटेनिंग मेजोरिटी
बिफोर अटोनिंग मेजोरिटी अगर देखा जाए तो उतने ज्यादा पॉइंट्स नहीं बनेंगे आपके कि 6 मार्क के लिए हो जाए आंसर। तो आइडियली मैं होता तो बिफोर भी लिख देता और आफ्टर भी लिख देता। मैं होता तो बच्चों बिफोर भी लिख देता और आफ्टर भी लिख देता। तो पहले हम बात करते हैं बच्चों क्या क्या राइट्स है माइनर्स के। ये तो बच्चों प्योर थ्योरी क्वेश्चन है, सीधा सीधा आप आंसर लिख सकते हो। क्या क्या राइट्स है माइनर के बच्चों, ठीक है। पहला राइट है बच्चों कि वो जितने प्रॉफिट्स के लिए एडमिट हुआ था वो प्रॉफिट्स वो ले सकता है। नंबर 2, ठीक है, जितना प्रॉफिट्स में हिस्सा है बच्चों वो फर्म के उतना ही प्रॉपर्टी में भी उसका हिस्सा है, ठीक है, प्रॉपर्टी में भी हिस्सा है। नंबर 3, वो फर्म को प्रॉफिट्स के लिए स्यू भी कर सकता है, बट जब वो अपना कनेक्शन सीवियर कर रहा है विद द फर्म, सीवियर कर रहा है विद द फर्म। नंबर 4, क्या वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर सकता है? यस बच्चों, बट वही बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वही बुक्स इंस्पेक्ट कर सकता है बच्चों जिससे कहीं ना कहीं प्रॉफिट क्या होता है, डिराइव होता है, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट कर सकता है, ठीक है। ये 4 राइट्स थे। लाइबिलिटी की बात करें बच्चा पार्टी, लाइबिलिटी की बात करें बच्चा पार्टी, तो नॉर्मली माइनर वोंट बी लायबल। सर नॉर्मली माइनर लायबल नहीं होता एक्सेप्ट उसका फर्म में जितना प्रॉफिट्स है आप वो ले सकते हैं, प्रॉपर्टी में जितना शेयर है आप ले सकते हैं, बाकी बच्चों वो लायबल नहीं होता। 6 मार्क का डायरेक्ट क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया गया बच्चों, पार्टनरशिप एक्सेप्ट। इज ए क्लियर? मेरे हिसाब से तो बच्चों ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन है। 6 मार्क का क्वेश्चन बच्चों सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ बच्चों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2A के अंदर। बच्चों एक पब्लिक कंपनी थी, ओके, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया ऑन August 1, 2023 विद PQR Enterprises फॉर द सेल ऑफ 1000 यूनिट्स ऑफ माइक्रोचिप्स। सेल करने के लिए बच्चों 1000 यूनिट्स ऑफ माइक्रोचिप्स। द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड, देखो बच्चों आइडेंटिफाई कर दिया गया है गुड्स को, किससे? सीरियल नंबर से, एंड कंफर्म दे वेयर इन डिलीवरेबल स्टेट। यानी तो बच्चों आइडेंटिफाई कर दिया गया है ऐसा बोला है, यानी बच्चों स्पेसिफिक गुड्स है और डिलीवरेबल स्टेट में भी है। सर हमने लॉ में क्या पढ़ा था, अगर स्पेसिफिक गुड्स है बच्चों और डिलीवरेबल स्टेट है में है तो भाई कॉन्ट्रैक्ट करते समय ही क्या हो जाती है, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट करते समय ही बच्चों ओनरशिप क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। भले पैसा पे होते रहेगा, डिलीवरी होती रहेगी, बट ओनरशिप ट्रांसफर कब होती है बच्चों, अगर स्पेसिफिक गुड्स है डिलीवरेबल स्टेट में है तो कॉन्ट्रैक्ट करते समय ही बच्चों ओनरशिप क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। ओके, द कॉन्ट्रैक्ट स्टेबिलिटी दैट द गुड्स वुड बी डिलीवर्ड ऑन September 1। ये तो बच्चों ध्यान रखना, डिलीवरी कब हो रही है वो अलग इशू है। हाँ, डिलीवरी होने पे ही ओनरशिप ट्रांसफर करेंगे ये स्पेसिफिक कंडीशन लगाए तो अलग बात है, पर बच्चों ऐसा भी कुछ दिया हुआ नहीं है। बस कॉन्ट्रैक्ट में दिया हुआ है डिलीवरी कब होगी, September 1, 2023 को। यानी कॉन्ट्रैक्ट हुआ बच्चों 1 अगस्त को और September 1 को बच्चों डिलीवरी होनी है। उसके बीच में क्या हुआ, 10 अगस्त को बच्चों फ्लड आ गया और एंटायर स्टॉक बच्चों जल गया, including the 1000 units intended for PQR Enterprises. Examined with reference to provisions of Sales of Goods Act, who shall suffer the loss? पहला क्वेश्चन बच्चों लॉस कौन सफर करेगा। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों व्हाट वुड बी योर आंसर इफ द माइक्रोचिप आर नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड। अगर बच्चों स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड नहीं होती तो भाई वो अनसर्टन गुड्स होते हैं, अनसर्टन गुड्स होते हैं बच्चों, कहानी चेंज हो जाती है। अब ठीक है, मैं नॉर्मली बच्चों वीडियोस वगैरह देखते रहता हूँ YT पे, बहुत सारे टीचर अपने अलग अलग इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं इस क्वेश्चन को लेके। यस, क्वेश्चन का लेवल बच्चों अच्छा है, बट मुझे एक बात समझिए, देखो 3-4 वेरिएशन आ सकते हैं इसमें। सर ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो एग्रीमेंट टू सेल था कि सेल था, क्योंकि अगर बच्चों ये एग्रीमेंट टू सेल था, एग्रीमेंट टू सेल था तो एग्रीमेंट टू सेल होने के बाद और सेल होने के पहले यानी ओनरशिप ट्रांसफर होने के पहले बच्चों अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। पर बच्चों क्वेश्चन में ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं हो रहा है कि हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया उस पर कोई ना कोई कंडीशन फुलफिल होने पे ओनरशिप ट्रांसफर होगी, तब जाके बच्चों वो एग्रीमेंट टू सेल होता। यस, एक बहुत दूर से अजम्पशन ले सकते हैं बच्चों ये एग्रीमेंट टू सेल हुआ था
बट मेरे हिसाब से तो बच्चों ये सेल ही हुआ था। अभी डिपेंड करता है आईसीआई के आंसर पे, पर 90-95% बच्चों मैं आपको जो बता रहा हूँ वो है कि ये सेल है। तो सेक्शन 7 और 8 इस पर अप्लीकेबल नहीं हो रहा, सेक्शन 7-8 इस पर अप्लीकेबल नहीं हो रहा, कुछ टीचर्स ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है, बट मेरे हिसाब से सेक्शन 7 और 8 तो इस पर अप्लीकेबल नहीं हो रहा, ठीक है। अपने अपने इंटरप्रिटेशन की बात है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया रहा है बच्चों, ठीक है, कि स्पेसिफिक गुड्स है, डिलीवरेबल स्टेट में है, तो ओनरशिप करते कॉन्टैक्ट करते समय ही बच्चों ओनरशिप क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो गई तो ओनरशिप किसकी हो गई, बायर की हो गई। और अगर ओनरशिप बच्चों बायर की हो गई तो लॉस कौन सफर करेगा, लॉस सफर करेगा बायर। मैं ऑल टुगेदर डिनाई नहीं करता बच्चों, इंटरप्रिटेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सेकेंड इंटरप्रिटेशन वो भी हो सकता है। सर वर्स्ट केस में स्टूडेंट ने क्या करना अगर दो इंटरप्रिटेशन आ रहे तो बच्चों मैं तो बोलता हूँ बहुत सिंपल है ना, ये रिटर्न आंसर है। जब लिखने का हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है तो बच्चों अजम्पशन ले लो ना, अजम्पशन ले लो कि सर ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा हुआ था। अजम्पशन नंबर 1, ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट टू सेल का हुआ था, तो फिर सेक्शन 8 एप्लीकेबल हो जाएगा कि एग्रीमेंट टू सेल के बाद और सेल के पहले ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, एग्रीमेंट टू सेल के बाद और सेल के पहले बच्चों अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। सेकेंड अजम्पशन लगा ले लो कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल था तो ऐसे केस में ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है बायर को, एंड रिस्क ऑलवेज लाइज विद ओनर। बच्चों कौन बियर करेगा, बायर। तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि अगर दो ऐसे अजम्पशन हो बच्चों, इट इज ऑलवेज बेटर दोनों लिख लो ना। वैल्यू को दिखना चाहिए हमारे पास नॉलेज है, भले पूरे पूरे मार्क ना दे दे पर एटलीस्ट ये नो कि दोनों ऑप्शंस पता थे उसको, तो मार्क्स मिलने के बच्चों आपको चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं पूरे के पूरे इसमें। सेकेंड क्वेश्चन पूछता है व्हाट इफ गुड्स आर नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड। बच्चों अगर स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड नहीं किया तो अनसर्टन गुड्स है ना। बच्चों अनसर्टन गुड्स में जब तक गुड्स असर्टन नहीं होते, असर्टन नहीं होते और बाकी कंडीशन फुलफिल नहीं होती तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, तो ऐसे केस में बच्चों रिस्क हो जाएगा सेलर का, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो। और मेरे को बच्चों ये देख के और लगता है कि पहला आंसर बायर होगा और अनसर्टन गुड्स है तो बच्चों सेलर होगा। तो मेरे हिसाब से तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन है स्पेसिफिक गुड्स अगर डिलीवरेबल स्टेट में है तो क्या होगा। सेक्शन 20, 21, 22 लाइन से जो आपने सोचो सेक्शंस देखे थे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के, मुझे तो वही क्वेश्चन लग रहा है। ओके और मैं 90% करेक्ट हूँ ऐसा मुझे लगता है। ओके ए परचेस अ मोटरसाइकिल फ्रॉम बी। अच्छा बाय द वे ये क्वेश्चन था आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का, 4 मार्क का क्वेश्चन था बच्चों। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का क्वेश्चन था 4 मार्क का, मेरे हिसाब से तो बच्चों ये हार्ड क्वेश्चन था, ठीक है। पेपर एनालिसिस भी अपना साथ हो जाता है बच्चों। मूव करते हैं ए परचेस अ मोटरसाइकिल फ्रॉम बी एंड यूजेस इट फॉर सम टाइम। It turns out that the motorcycle soul was stolen. यानी बच्चों सेलर का पास टाइटल ही नहीं था गुड्स का, and had to be returned to rightful owner. A brings action against B for the return of the price. ठीक है, will he succeed? The answer is बच्चों yes. आंसर देना है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का। तो बच्चों आप लोगों ने देखा था implied condition as to title, सीधा सीधा क्वेश्चन है, कोई फालतू में कुछ भी और लिख रहा हो और केवेट एमटर यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा, क्वालिटी को लेके है नहीं, गुड्स के टाइटल को लेके, गुड्स के ओनरशिप को लेके। तो कंडीशन ऐसा टाइटल में बच्चों हम लोगों ने देखा था कि अगर सेलर को राइट टू सेल नहीं है या वो ओनर नहीं है, वैसे कैसे बच्चों कंडीशन का ब्रीच होता है, बायर गुड्स को रिटर्न कर सकता है, बायर को गुड्स को रिटर्न कर सकता है, एंड साथ साथ बच्चा पार्टी वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है, जितना प्राइस वाइज पे करना था, ठीक है, वो रिटर्न ले सकता है बच्चों। तो क्या वो सक्सीड करेगा? द आंसर इज 200% यस। 3 मार्क का क्वेश्चन था, लॉ के अंदर बच्चों इम्प्लाइड कंडीशन ऐसा टाइटल लिखना था आपको और कंक्लूजन में आंसर लगना था यस, ठीक है, वो अपना प्राइस वापस क्लेम कर सकता है। ओके किसी किसी स्टूडेंट का एक वेग आंसर ये भी होगा कि डिस्टर्ब पोजीशन है, पर डिस्टर्ब पोजीशन नहीं है, अगर ओनरशिप ही सामने वाले की नहीं है तो वारंटी वाला इशू नहीं आ रहा, ये आ रहा है बच्चों इशू किसका? इम्प्लाइड कंडीशन का। ओके अब आते हैं आईसीआई क्या कर दिया आपने, 7 मार्क का क्वेश्चन पूछा, मेरे हिसाब से आई वुड नॉट से आउट ऑफ सिलेबस but I would say out of syllabus. I'll tell you how. Write in brief the content and model of articles of association.
contents and model of articles of association according to which the director and other officers are required to perform their functions as regard to management of the company, accounts and audit. Write in brief the contents and model of the articles of association according to which the director and बच्चों मतलब मॉडल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की बात कर रहा है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो बच्चों देखो कंटेंट में अगर बात किया जाए, कंटेंट में बात किया जाए बच्चों, तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर रूल्स होते हैं टू मैनेजमेंट, अकाउंट्स, ऑडिट, ठीक है, जनरल पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स, ओके। फिर आपका मीटिंग्स कितनी होनी चाहिए, शेयर्स, डिबेंचर्स को लेके सब के लिए आप अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हो बच्चों फॉर इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, ओके। ये हो गया बच्चों आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर। इन्होंने स्पेसिफिकली बोला डायरेक्टर ऑफिसर्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म देयर फंक्शंस एज रिगार्ड्स टू मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, इट्स अकाउंट्स एंड ऑडिट, ठीक है। तो यहां क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, क्या वो पूछना चाह रहा है कि मॉडल ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मॉडल फॉर्मेट के अंदर क्या लिखा हुआ है। सर मॉडल फॉर्मेट मतलब क्या होता है बच्चों, देखो आर्टिकल्स को लेकर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो कंपनी खुद का आर्टिकल बना सकती है या स्ट्रेट अवे अडॉप्ट कर सकती है टेबल नंबर एफ, स्ट्रेट अवे अडॉप्ट कर सकते हैं टेबल नंबर एफ, ठीक है। अब टेबल नंबर एफ क्या है, ये एक मॉडल फॉर्मेट दिया है, एक मॉडल फॉर्म दिया है आर्टिकल्स का, कंपनी स्ट्रेट अवे उससे भी अडॉप्ट कर सकती है। अगर मैं आप लोग को टेबल एफ दिखाऊं, रुको, अगर बच्चों मैं आप लोगों को टेबल एफ दिखाऊं, टेबल एफ ऑफ कंपनी साइट 2013, ठीक है, ये आ गया बच्चों टेबल एफ आपका। उस समय मॉडल फॉर्मेट हुआ था किसको लेके, देखो बच्चों मैनेजमेंट को लेके, एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, ओके, और डायरेक्ट अकाउंट्स ऑफ द कंपनी को लेके और ऑडिट एंड ऑडिटर्स को लेके। तो बच्चों ये तो ब्लंटली आपका सिलेबस में है, इस पे रूल्स दिए हुए कुछ, बट ये ब्लंटली आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। मुझे लगता है सीए इंटर का क्वेश्चन कंपनी सेक्टर सीए फाउंडेशन में डाल दिया गया है, वहां के बच्चे तो भी ठीक है लिख पाएंगे, उनके लिए भी थोड़ा सा गूगली क्वेश्चन ही है, बट आप लोग के तो बच्चों ऑल टुगेदर ठीक है गूगली क्वेश्चन ही दिख रहा है मुझे। बट वर्स्ट केस में मैं क्या करता, वर्स्ट केस में मैं कंटेंट आर्टिकल्स क्या है वो लिख देता, कंटेंट्स में लिख देता इट कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी रिगार्डिंग। अब रूल्स एंड रेगुलेशन किस किस के बारे में बच्चों वो सारी चीजें लिख देता, ठीक है। बाकी बहुत हो गया तो बच्चों उसका फॉर्मेट लिख देता। क्या ये 100% आंसर सही होता सर? नहीं होता। मेरे हिसाब से वो स्पेसिफिकली बोल रहा है अकॉर्डिंग टू विच डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म देयर फंक्शंस मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, अकाउंट्स एंड ऑडिट। आप लोग के सिलेबस में मुझे नहीं लगता, बट अब कहीं ना कहीं आप लोग के सिलेबस देखो, मैं आप लोग का सिलेबस भी खोल के बैठूं तो बहुत क्या दिया हुआ है, बहुत कुछ दिया हुआ है। आर्टिकल्स ऑफ क्वेश्चन क्या होता है, इट कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी, ओके। सब्सिडी मेमोरेंडम है, राइट्स एंड ड्यूटीज दी हुई है, बेसिक बच्चों बायलॉस दिया है, सारे बेसिक पॉइंट्स दिए हुए हैं। उसके अंदर क्या है, रेगुलेशंस है फॉर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी कंटेंट्स के अंदर, ठीक है। एंट्रेंचमेंट के बारे में थोड़ा बहुत दिया हुआ है और फॉर्मेट्स दिए हुए हैं टेबल एफ जी एच आई जे। और ये देखो बच्चों मॉडल आर्टिकल्स, मैं आपको बोला था कंपनी में अडॉप्ट ऑल और एनी ऑफ द रेगुलेशन कंटेन द मॉडल आर्टिकल्स, टेबल एफ जी एच आई जे बच्चों ये मॉडल आर्टिकल्स है। बाकी तो एमओ एओ के बीच में बच्चों आपको डिफरेंस दिया हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये तो सीए इंटर का क्वेश्चन होना चाहिए था जो सीए फाउंडेशन में आ गया है, बट ऑल टुगेदर भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। अभी बच्चों आईसीआई के ऊपर टोटली डिपेंड करेगा, आईसीआई को इसमें आपको कैसे मार्क्स देना है नहीं देना है, आउट ऑफ सिलेबस मानना है नहीं मानना है, क्योंकि ऑल टुगेदर आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। बट बच्चों इसके बारे में आपके सिलेबस में कुछ भी तो नहीं है, आप लिखोगे भी तो क्या लिखोगे। तो वर्स्ट केस में स्टूडेंट ने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या है वो लिखना चाहिए था, उसका कंटेंट वाला लिखना चाहिए था, उसके फॉर्मेट्स लिखने चाहिए थे।
इसके बारे में तो स्टूडेंट कुछ नहीं लिख सकता। उसके बाद मार्क कितने मिलेंगे नहीं मिलेंगे बच्चों, वो ICI के ऊपर ऑल टुगेदर बच्चों डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से मानो तो भाई ये 7 तो आउट ऑफ सिलेबस है, तो बच्चों ICI आपको सबको मार्क्स अवॉर्ड कर देगा। नहीं, वो अज्यूम करता है कम से कम आप आर्टिकल्स के बारे में खुद लिखना चाहिए तो आपको पता है, तो बच्चों उसके हिसाब से वो आकलन करेगा। बट 7 मार्क का ये क्वेश्चन कंपनीज एक्ट के हिसाब से वेस्ट हो गया बच्चों, इतना इजी कंपनीज एक्ट था, थोड़ा सा ये हो गया सर। फिर आया नेक्स्ट क्वेश्चन, डायना एंड भारती न्यूली क्वालिफाइड CA विश टू परफॉर्म LLP। सीधा बच्चों क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट आर लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द LLP। सेक्शन 11-12 आया है बच्चों, सीधा सीधा आपको स्टेप्स लिखना था टू इनकॉर्पोरेट LLP। वेरी 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 इजी। आई होप सारे बच्चों ने इसको चक दे फट्टे कर दिया होगा। तो LLP एक्ट का बच्चों ये क्वेश्चन सीधा सीधा आया आप लोगों के लिए, कितने मार्क का, 6 मार्क का बच्चों, इजी ही था। ओके, मूव करते हैं सभी लोग मूव करते हैं आगे पार्टनरशिप एक्ट के बच्चों इस क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आप चेक करोगे बच्चों, इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स है, PQR आर पार्टनर्स इन कंस्ट्रक्शन फर्म, PQR एंड एसोसिएट्स, P बाय सीमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। बच्चों कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है, सीमेंट बाय करना फर्म के बिजनेस से रिलेटेड है, ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म फ्रॉम D। एवरी फर्म इज अ पार्टनर, ठीक है, हर पार्टनर से एजेंट ऑफ द फर्म। द सीमेंट इज यूज्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ फर्म्स बिजनेस, ये भी बच्चों क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। P uses cement for personal purpose, फर्म के बिहाफ में लिया है, पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा है। सप्लाई डू हु इज अनअवेयर ऑफ द प्राइवेट यूज, बच्चों उसे कैसे मालूम रहेगा। क्लेम्स द प्राइस फ्रॉम द फर्म, द फर्म refuses to pay the price on the ground that the cement was never received by it। बच्चों रिसीवल मैटर करता ही नहीं है। हम लोगों ने एम्प्लॉय अथॉरिटी ऑफ पार्टनर में देखा था बच्चों, हर पार्टनर की एम्प्लॉय अथॉरिटी है कि वो फर्म के बिहाफ में फर्म के बिजनेस से रिलेटेड कोई भी कांटेक्ट कर सकता है, कोई भी कांटेक्ट कर सकता है बच्चों, उससे फर्म लायबल होगी। आप देख सकते हो फर्म के बिजनेस से रिलेटेड था बच्चों, तो आउटसाइडर डीलिंग विद द फर्म को बच्चों इम्प्लाइड नोटिस है या इम्प्लाइड है। आउटसाइड डीलिंग विद द फर्म के लिए बच्चों ये इम्प्लाइड है कि पार्टनर के ने फर्म के बिहाफ में ही लिया होगा, क्योंकि फर्म के बिजनेस से रिलेटेड है, फर्म के बिजनेस से रिलेटेड है। इज इट क्लियर। तो बच्चों ऐसे केस में फर्म लायबल होती है। हाउएवर उसने पर्सनल पर्पस के यूज किया तो बच्चों फर्म थर्ड पार्टी को पे करती है और बाद में, ठीक है, उससे क्या करती है बच्चों, रिकवर करती है। किससे, पार्टनर से बच्चों रिकवर करती है। तो ऐसे केस में याद रखना बच्चों, फर्म थर्ड पार्टी को पे करेंगी और पार्टनर से क्या करेगी, रिकवर करेगी। तो बच्चों इस केस में अगर देखा जाए तो आपका सेक्शन नंबर 26 और सेक्शन नंबर 27 अप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, अगर पार्टनर ने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई भी रॉन्गफुल एक्ट किया तो बच्चों क्लियरली लिखा हुआ है कि उसके लिए फर्म लायबल होगी। हाउएवर फर्म चाहे तो बाद में बच्चों वो पैसा क्या कर सकती है, रिकवर कर सकती है फ्रॉम गिल्टी पार्टनर। तो भाई फर्म रेफ्यूज कर रही है, whether the firm's condition is tenable, the answer is बच्चा पार्टी no। No. What would be answer if the part of the cement so purchased by P was delivered by the firm by him and the rest of the cement was used by him for the private use। बहुत केस में बच्चों थर्ड पार्टी को तो हम लायबल रहेंगे, थर्ड पार्टी को तो फर्म लायबल होगी। जितना फर्म के लिए यूज हुआ उसके लिए वो पार्टनर से पैसा रिकवर नहीं करेंगी। जो पार्टनर ने पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया उतना बच्चों फर्म पार्टनर से रिकवर करेगी। ओके, नेक्स्ट बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया, पर लगा कि गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर क्वेश्चन है, बट इसे पूछ लिया बच्चों पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए। और कोई बहुत टेंशन वाली बात नहीं बच्चों, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनने के लिए भी नया नोटिफिकेशन देने के लिए, न्यू PFIs बनाने के लिए बच्चों बोला गया है आपने कोई ना कोई सेंट्रल या स्टेट एक्ट के अंदर फॉर्म होना चाहिए और
सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने 51% होल्ड करना चाहिए। तो हुआ क्या बच्चों, एक फाइनेंशियल कंपनी थी, उससे बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट मिला के यू कैन सी 26, 18, 14, यानी बच्चों 26, 24 इज 60, 26, 24, 50, 68% बच्चों गवर्नमेंट होल्ड कर रहा है। Whether a company would be considered as public financial institution, ठीक है, would be considered as public financial institution, तो बच्चों आंसर बहुत सिंपल, देखो लिमिटेड कंपनी है, ओके, क्या पीएफआई कंसिडर हो सकती है? तो आपको लिखना पड़ेगा बच्चों, लॉ के अंदर पीएफआई कुछ होते हैं स्पेसिफाइड, कुछ होते हैं स्पेसिफाइड, जैसे एलआईसी, यूटीआई, आईएफडीसीएल, और नए पीएफआई को भी नोटिफाई किया जा सकता है अगर वो सेंट्रल या स्टेट एक्ट में हो और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एटलीस्ट 51% होल्ड कर रहे हो। मुझे सेंट्रल या स्टेट एक्ट के अंदर फॉर्म हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट 51% होल्ड कर रहे हैं, तो ऐसे केस में दे कैन बी, कंपल्सरी नहीं है कि वो पीएफआई होगा, ये बच्चों गवर्नमेंट कंपनी भी हो सकता है। अगर कंपनीज एक्ट के अंदर बना है तो गवर्नमेंट कंपनी है, किसी भी सेंट्रल स्टेट एक्ट के अंदर बना है तो पीएफआई भी उसे कंसिडर किया जा सकता है। साथ साथ क्वेश्चन आया बच्चों, एक्सप्लेन इन ब्रीफ अबाउट वेरियस इंस्टीट्यूशंस रिगार्डेड एज पीएफआई। बच्चों तो ये कौन कौन से स्पेसिफाइड पीएफआई थे, तो बच्चों आप लोगों ने डेफिनेशन के अंदर देखा हुआ है 2 क्लॉज 71 के अंदर कि आपका यूटीआई, ठीक है, आपका आईएफडीसीएल और आपका एलआईसी, ये तीन तो स्पेसिफाइड है, साथ साथ जो कंपनी 1956 के अंदर आप लोगों ने बनाया था वो सब भी स्पेसिफाइड है, साथ साथ आप नए भी नोटिफाई कर सकते हो, ये दो कंडीशन। तो बच्चों पहले लॉ के अंदर आपको पीएफआई का डेफिनेशन लिखना है, कंक्लूजन के अंदर लिखना है ये सेंट्रल या स्टेट एक्ट के अंदर बनी है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट मिला के एटलीस्ट 51% होल्ड करते हैं, तो दे मे भी क्लासिफाइड नोटिफाइड एज पीएफ। जरूरी नहीं कि पीएफआई ही होगा, नोटिफाई किया जा सकता है। ओके, मेरे हिसाब से तो बच्चों ये सीधा सीधा अगेन क्वेश्चन है आप लोगों के कंपनीज एक्ट से, और बच्चों ये इजी ही है, इजी है। ओके, मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन में, वेदर इट इज मैंडेटरी टू हैव कॉमन सील। बच्चों तो कंपनीज को कॉमन सील मैंडेटरी नहीं है। सर अगर नहीं है तो अदर ऑप्शन क्या है? अगर बच्चों आप कॉमन सील यूज नहीं करते हैं, पहले तो कॉमन सील क्या है वो लिखना पड़ेगा। इट इज अ मेटालिक सील इन ऑन विच नेम ऑफ द कंपनी इज एनग्रेव्ड। ठीक है, हर कंपनी का एक कॉमन सील होना चाहिए, बट बच्चों अब कॉमन सील कंपलसरी नहीं है, या तो कंपनी का कॉमन सील रहेगा या उसके जगह बच्चों 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, या एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी साइन करेंगे। ये प्रोविजन आपको लिखना था 2 मार्क के लिए। मैं इसे हार्ड नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा बच्चों जिस टीचर ने आपको बराबर पढ़ाया है उसने ये पॉइंट तो आप लोगों को पढ़ाया होगा, थोड़ा अंदर से पॉइंट आया, पर बच्चों डिफिकल्ट नहीं था। फिर सर ठीक है, सीधा ठीक है, 6 मार्क के लिए 6 एग्रीमेंट बोल दिया गया है विच इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। सिंपली बच्चों 6 मार्क का, पार्टनरशिप एक्ट से भी सीधा क्वेश्चन ये आ गया 6 मार्क का। दोनों क्वेश्चन बच्चों पार्टनरशिप एक्ट से सीधे 6 मार्क के लिए आ गए। ये भी हो गया सर इजी, एक्चुअली डिफिकल्ट वाला लिख दिया तो भी काम हो जाएगा। फिर आया सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये क्वेश्चन, A, B and C jointly promised to pay D a sum of 6,000 rupees devolution of joint liabilities. Examine considering the provisions of Indian Contract Act. Can D compel any 3 parties A, B and C to pay him? मतलब devolution of joint liabilities हमने देखा था कि joint promise ही चाहे तो बच्चों किसी एक joint promiser से को भी compel कर सकता है पूरा पैसा पे करने के लिए। अगर वो compel करता है किसी को पे करने के लिए तो वो पर्सन बाकी लोगों से उनका कंट्रीब्यूशन लेगा, तो कैन ही कंपेल? द आंसर इज बच्चा पार्टी यस, सी इज कंपेल टू पे द होल। चलो बच्चों डी ने सी को बोल दिया पूरा पे करने के लिए, अच्छी बात है। कैन ही रिकवर एनीथिंग फ्रॉम ए एंड बी? यस बच्चों, ए एंड बी से वो उसके कॉन्ट्रीब्यूशंस लेगा, यानी बच्चों तीनों पे करेंगे 2000 ए बी और सी। अगर सी को पूरा 6,000 रुपए पे करने बोला तो सी ए और बी से उसका कंट्रीब्यूशन लेगा 2,000 का। इफ बोथ ए एंड बी आर सॉल्वेंट, यस 2 के ईच।
इज इन नॉट इन पोजिशन टू पे एनीथिंग। बच्चों अगर ए कोई पोजिशन में नहीं है, हमने डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज में क्या देखा था, जॉइंट लाइबिलिटीज में क्या देखा था, जॉइंट प्रोमिसेस में क्या देखा था कि अगर कोई पार्टी पे नहीं कर पा रहा तो उसका डेफिसिट बाकी पार्टीज कंट्रीब्यूट करेंगे। यानी इसको पे करना है 3, इसको पे करना है 3। अब सी से पूरा 6,000 रुपए लिया गया, तो ऐसे कैसे बच्चों वो बी से कितना रिकवर कर सकता है, 3,000 रुपए। ये पॉइंट लिखा था बच्चों, 7 मार्क का क्वेश्चन था। अब 7 मार्क का क्वेश्चन में सर ये 2-3 आंसर लिखने में हो जाएगा क्या, नहीं। तो लॉ के अंदर आप लोगों को बच्चों सारे रूल्स लिखने थे डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज के, या जॉइंट प्रोमिसेस के सारे रूल्स लिखने थे बच्चों। कम से कम जो 4 से 5 रूल्स है जॉइंट प्रोमिसेस के वो लिख के फिर कंक्लूजन में ये तीनों आंसर लिखने थे बच्चों आप लोगों को, तब जाके मिलता 7 मार्क। बट यस इट वॉज सिंपल। 7 मार्क का बच्चों आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से और आया, मेरे हिसाब से तो बच्चों बहुत सिंपल था ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट बात कर रहा है बच्चों रूल्स गवर्निंग द कंपनसेशन। बच्चों कंपनसेशन पे सीधा सीधा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पे क्वेश्चन आ गया, बट भाई 7 मार्क के लिए आ गया। अभी 7 मार्क लायक तो टॉपिक नहीं था ये, ठीक है, बट बच्चों कंपनसेशन आ गया 7 मार्क के लिए। बट सीधा सीधा बच्चों आप लोगों का ये क्वेश्चन आया, ओके, कंपनसेशन के ऊपर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर बच्चों 7 मार्क के लिए। बच्चों देखो मैंने 117 निकाल के रख तो दिया है कि कंपनसेशन में आपको, ठीक है, पॉइंट्स कौन कौन से लिखने हैं बच्चों, यहाँ पे सिर्फ 5 ही पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है, 7 मार्क के लिए क्वेश्चन आया है, तो ठीक है 7 मार्क लायक तो क्वेश्चन नहीं था, पूरे पॉइंट्स रूल्स लिखने हैं आपको कंपनसेशन के। देखो कितना मार्क आईसीआई आपको यहाँ पे देता है, मैं इस पे बोलूंगा थोड़ा डिफिकल्ट 3 मार्क के लिए पकड़ लो, उसमें से 4 मार्क के लिए बच्चों कंपनसेशन के रूल्स हम लिख सकते हैं, ठीक है, बट 7 मार्क के लिए थोड़ा सा मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए था। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। Ashok and Vimal are pursuing chartered accountant course and discuss about the structure of Indian judicial system। देखो जो स्ट्रक्चर पूछा गया है इंडियन जुडिशियल सिस्टम का, टाइप्स ऑफ कोर्ट्स, एक्सप्लेनिंग द फंक्शंस ऑफ जुडिशियल सिस्टम। बच्चों मैंने आपको शॉर्टकट दिया था RIP एंड द हायरार्की ऑफ कोर्ट्स। बच्चों फंक्शंस 2 मार्क के लिए आसपास होगा, और हायरार्की ऑफ कोर्ट में बच्चों आपको टाइप्स ऑफ कोर्ट लिखने पड़ेंगे, वो अराउंड 4 मार्क के लिए आएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन था, ठीक है, सीधा क्वेश्चन था 6 मार्क के लिए बच्चों। ये आया आपका इंडियन जुडिशरी से, ये भी बच्चों इजी था। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की और, मूव करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की और। द इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पुणे प्लेस द ऑर्डर फॉर वेरियस केमिकल्स वर्थ 150। देखो बच्चों 150 का ऑर्डर प्लेस किया फ्रॉम अ सप्लायर इन दिल्ली। द मायर मेड फुल एडवांस पेमेंट, ठीक है भाई एडवांस पेमेंट कर दिया, एंड सेलर डिस्पैच द कंसाइनमेंट बाय कुरियर ऑफिस ऑन चॉइस, ठीक है भाई सेल कर दिया विदाउट रिजर्विंग एनी राइट ऑफ डिस्पोजल। अब सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि भाई ओनरशिप का कोई राइट अपने पास में नहीं रखा, ठीक है, गुड्स बच्चों डिलीवर कर दिए। द कंसाइनमेंट वाज लॉस्ट इन ट्रांजिट, बच्चों घूम गया रास्ते में, एंड नाउ द बायर सीक्स अ रिफंड ऑफ द परचेज प्राइस। With reference to the Provisions of Companies Act, Sales of Goods Act, assess the validity of buyer's claim for refund। अब बच्चों एक बात समझो, आराम से बात समझो, ठीक है, आपने ऑर्डर कर दिया, ओके, सामने बच्चों गुड्स डिलीवर भी कर दिया, ठीक है, अपने पास कोई राइट ऑफ डिस्पोजल नहीं रखा। ये सेंटेंस का बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ओनरशिप का राइट अपने पास ना रखा, ओनरशिप जाने दिया बच्चों। नॉर्मली, ठीक है, ऐसे केस में बच्चों ओनरशिप क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है बायर को। अब लॉस्ट इन ट्रांजिट हुआ है तो इसका रिस्क भी किसका होगा, बायर का होगा। ऐसे केस में बच्चों क्या बायर रिफंड सीक कर सकता है, मेरे हिसाब से आंसर है बच्चों बायर रिफंड सीक नहीं कर सकता सेलर से। ऑल दो ठीक है, जो भी बच्चों कैरियर है, जो गुड्स को कैरी कर रहा था, ट्रांसपोर्टर है बच्चों, ट्रांसपोर्टर से उसका क्लेम आ जाएगा, बट सेलर के अगेंस्ट में डायरेक्टली उसका क्लेम नहीं आएगा।
अनलेस अगर ट्रांसपोर्टर सेलर का एजेंट है तो फिर सेलर से रिकवर कर सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। ओनरशिप ट्रांसफर हो गई थी बच्चों, बायर को गुड्स ट्रांजिट में लॉस हो गया। हम नॉर्मली बात है कि कैरियर इज अ एजेंट ऑफ बायर, बायर का ही एजेंट मानते हैं बच्चों कैरियर को, कैरियर इज द एजेंट ऑफ बायर। तो ऐसे केस में सेलर से तो बच्चों पैसा रिफंड नहीं ले सकता। ओके, 4 मार्क का एक क्वेश्चन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से मॉडरेट ही था, ठीक है, मॉडरेट ही था। आगे बढ़ते हैं। 3 मार्क का और एक क्वेश्चन है बच्चों, आदर्श फैसिलिटेटर ने ऑथराइज कार शोरूम एंड परचेस अ कार ऑफ हिज चॉइस विदाउट कंडक्टिंग ए डिटेल इंस्पेक्शन। देखो बच्चों, उसने डिटेल इंस्पेक्शन नहीं किया। आफ्टर मेकिंग द पेमेंट एंड टेकिंग डिलीवरी ऑफ द कार ही डिस्कवर्ड डिफेक्ट इन द इंजन। अब बच्चों इंजन में ही डिफेक्ट मिला, दैट कुड नॉट हैव बीन डिटेक्टेड इवन विद द रीजनेबल इंस्पेक्शन। चलो भाई, तो ऐसा डिफेक्ट था जो आप लोग डिटेक्ट नहीं कर सकते थे इवन विद रीजनेबल इंस्पेक्शन। बच्चों मतलब लेटेंट डिफेक्ट था। ऐसे केस में क्या था सर, लेटेंट डिफेक्ट था। With reference to the positions of the cells of goods act, advice within others can invoke the implied condition of mercantability and repudiate the contract due to defect of the car. The answer is बच्चों yes. Mercantability वाले implied condition में क्या बोलता है, अगर आप reasonable inspection ठीक है कर रहे हो तो आपको implied condition है तो mercantability applicable नहीं होगा। अगर आप इंस्पेक्शन कर रहे हो तो आपको मर्केंटेबिलिटी का कंडीशन अप्लीकेबल नहीं होगा। हाउएवर अगर लेटेंट डिफेक्ट मिला जो इंस्पेक्शन करके भी मालूम नहीं किया जा सकता था, ऐसे केस में भाई आप पे मर्केंटेबिलिटी का रूल अप्लीकेबल होगा। ओके, तो क्या अप्लाई होगा, आंसर इज यस। क्या वो कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकता है, द आंसर इज बच्चों यस। 3 मार्क का था, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का था, मेरे हिसाब से ये भी बच्चों इजी ही था। ओके, सर बोलेंगे सर आपके हिसाब से सभी इजी रहेगा नहीं, मेरे हिसाब से स्टूडेंट के हिसाब से इजी था कि नहीं था। बाकी बच्चों पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, नॉमिनल पार्टनर से बच्चों सीधा सीधा 4 मार्क का क्वेश्चन आ गया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का। जीवन में हमको क्या चाहिए बच्चों, पार्टनरशिप एक्ट जैसे डिफिकल्ट टॉपिक पे, डिफिकल्ट कुछ कुछ जगहों पे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया। नेक्स्ट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में ऑकर बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप may occur from by mutual agreement with the consent of majority of partners, while compulsory dissolution require an order from the court। एकदम सही बोल रहा है। Discuss this statement with reference to relevant provisions of Indian Partnership Act। भाई ठीक है, dissolution of partnership may occur by mutual agreement with the partners, yes, whereas compulsory dissolution require an order from the court। डिस्कस दिस स्टेटमेंट। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप लिखना है और कंपल्सरी डिसोल्यूशन के बच्चों 2 केसेस लिखने हैं। ओके, दूसरा कंपल्सरी डिसोल्यूशन के लिए बच्चों कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट देखा जाए तो इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में ऑकर बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट विद कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स, एकदम सही है। ठीक है, डिसोल्यूशन पार्टनरशिप में ऑकर बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट विद कंसेंट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स, ये सही है। बट कंपल्सरी डिसोल्यूशन रिक्वायर्स ऑर्डर फ्रॉम कोर्ट, ये बच्चों गलत है। कंपल्सरी डिसोल्यूशन में भी ऑर्डर ऑफ कोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, इन दोनों के लिए आपको कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ती, कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत पड़नी पड़ती है कुछ और केसेस में, जिसके लिए बच्चों आपको निमक दिया था इंपॉर्टेंट बैटल, अगर आपको याद होगा तो कोई पार्टनर इंसेन हो गया, मिसकंडक्ट किया, ये सारे केसेस बच्चों आपको शॉर्ट में वो सारे केसेस लिखने पड़ेंगे। 3 मार्क का क्वेश्चन था, आई वुड से बीच का है, थोड़ा सा चलो डिफिकल्ट में डाल देते हैं, क्वेश्चन इंटरप्रेट नहीं कर पाया तो। ओके, बाकी बच्चों सीधा सीधा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, बाय द वे पार्टनरशिप एक्ट का और आ गया 4 और 3 7 मार्क का, 7 मार्क का। ओके, नेक्स्ट बच्चों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सीधा 6 मार्क का क्वेश्चन दिया है। नंबर 1 पूछा है, व्हाट डू यू मीन बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। आपको अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब डेफिनेशन लिखनी थी।
When a party is deemed to be in position to dominate the will, सर एक पार्टी पोजिशन टू डोमिनेट द विल में कब होता है? तो बच्चों आपने इसके 2-3 केसेस देखे थे, जब वो उसके ऊपर अथॉरिटी होल्ड करता है, रियल या अपरेंट, या फिड्यूशरी रिलेशनशिप में है, या उसके एज या इलनेस के कारण है। और डीम्ड बोला है तो बच्चों आप साथ साथ लिख सकते हो अनकॉन्शनेबल ट्रांजैक्शन। 6 मार्क का क्वेश्चन, सीधा 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 बच्चों क्वेश्चन था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, इजी में ही क्लासिफाई किया जाएगा। ओके परफेक्टोस। नेक्स्ट देखो बच्चों, अंजलि परचेस वेरियस कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स वर्थ 15,000 जो लास्ट वीक फ्रॉम सुशील अ शॉपकीपर ऑन क्रेडिट ऑफ 1 month. After a fortnight, she makes out a blank promissory note, signed it and delivered to Sushil, who further endorsed it to Manish for payment of the dues. तो बच्चों अंजलि ने दिया, गुड्स परचेस किया, सुशील उसको दिया बच्चों एक ब्लैंक प्रॉमिसरी नोट, ठीक है, सुशील को। इसने बच्चों फर्दर एंडोर्स किया मनीष को। अब बच्चों मनीष होल्डर इन ड्यू कोर्स है, वो भी लिख दिया। फिल अप द ड्यू अमाउंट ऑफ 7,000 फ्रॉम सुशील एंड ऑन मैच्योरिटी परसेंटेज टू अंजलि, ठीक है। इसने क्या किया बच्चों, मनीष जो होल्डर इन ड्यू कोर्स था उसने फिल किया 17,000 रुपए के लिए फ्रॉम सुशील एंड ऑन मैच्योरिटी परसेंटेज टू अंजलि फॉर पेमेंट, बट शी रिफ्यूज टू पे बिकॉज द अमाउंट फिल्ड अप is more than the agreed amount of 15,000 rupees. बच्चों यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी भी कवर कर रहा है 17,000 रुपए के। पहली बात तो यह है बच्चों, मनीष यहाँ पे होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा ही नहीं, क्योंकि उसने गड़बड़ी किया। उसने क्या किया बच्चों, गड़बड़ी किया। होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है जो गुड फेथ में लेता है बच्चों, जो गुड फेथ में लेता है बच्चा वाली, वो ऐसे केस में सिर्फ होल्डर ही होगा। और होल्डर को कितना राइट मिलेगा, जितना उसके ट्रांसफर को राइट है। मनीष का ट्रांसफर था बच्चों सुशील के बाद सिर्फ 15,000 रुपए क्लेम करने का राइट है, तो ऐसे केस में बच्चों मनीष भी 15,000 रुपए क्लेम कर सकता है। तो मैं अगर आंसर लिखता, मैं बोलता भाई वो होल्डिंग ड्यू कोर्स नहीं है, कि होल्डिंग ड्यू कोर्स में बच्चों गुड फेथ में लेना चाहिए। ओके, यहाँ बच्चों उसने खुद ने ही 15,000 का क्या किया है, 17,000 रुपए किया है, तो ही इज जस्ट अ होल्डर एंड होल्डर गेट्स टाइटल ऑफ ट्रांसफर। उसको ट्रांसफर का टाइटल मिलेगा बच्चों, मतलब ठीक है, सुरेश का टाइटल मिले, सुशील का टाइटल मिलेगा। क्योंकि सुशील अंजलि से सिर्फ 15,000 रुपए क्लेम कर सकता था, तो बच्चों वो भी 15,000 रुपए ही क्लेम कर सकता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। और एक क्वेश्चन आया सर 4 मार्क के लिए। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि प्रिया अ स्मॉल बिजनेस ओनर रिसीव्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम हर कस्टमर संजय जिस ड्यू फॉर पेमेंट ऑन 15 अक्टूबर। देखो बच्चों 15 अक्टूबर को, ठीक है, पेमेंट के लिए ड्यू था। ऑन अक्टूबर 12 प्रिया प्रेजेंट्स द बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर पेमेंट एट संजय's ऑफिस ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। वो यहां तक तो बच्चों सब कुछ शेष था। अब संजय प्रेजेंट नहीं था ऑफिस में, तो प्रिया ने बच्चों संजय के असिस्टेंट को दे दिया। और इस क्वेश्चन में बच्चों असिस्टेंट भूल गया बिल देना संजय को, संजय पेमेंट नहीं कर पाया और बिल क्या हो गया बच्चों, डिसऑनर हो गया। सो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस केस में मुझे बताइए कि क्या वेदर प्रियास प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज टू संजय असिस्टेंट इज वैलिड और नॉट। सो एक बात समझिए बच्चों कि आप चाहो तो बिल ऑफ एक्सचेंज पेमेंट करने के लिए प्रेजेंट कर सकते हो, या तो बच्चों ड्रॉई को, या फिर उसके एजेंट को भी दे सकते हो। एजेंट को भी दिया तो बच्चों मान लिया जाता है कि ड्रॉई को ही बिल ऑफ एक्सचेंज आपने दिया हुआ है। बस यहां पे कंफर्म करना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज बच्चों जो असर्टन करनी पड़ेगी, क्या संजय का असिस्टेंट उसका एजेंट था। तो यहां क्वेश्चन में बच्चों कुछ भी क्लैरिटी नहीं दी हुई है, और मैं स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूं इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल, ठीक है। जहां पे क्लैरिटी ना हो दोनों अजम्पशन लिख के आ जाओ कि अगर वो असिस्टेंट एजेंट था
तो एजेंट को दिया मतलब ड्रॉई को दिया, तो ऐसे केस में बच्चों प्रेजेंटेशन वैलिड हो जाएगा। और अगर ठीक है असिस्टेंट एजेंट नहीं था तो ऐसे केस में बच्चों प्रेजेंटमेंट इनवैलिड हो जाएगा। तो कंपैरेटिवली आई वोंट से वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, बट मिक्सचर था बच्चों, मीडियम लेवल का एक क्वेश्चन था। तो आप देख सकते हो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से और एक क्वेश्चन आया 3 मार्क के लिए। ओके, डिफिकल्टी वैसे मीडियम में रखूंगा, तो मैं थोड़ा हार्ड में ही डाल देता हूं, बच्चों। मूव करते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाद में बच्चों स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। एक एजेंसी इन केस ऑफ इमरजेंसी, वैसी बच्चों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऑलरेडी ये क्वेश्चन है, ये 6 मार्क के लिए पूछा है बच्चों। उसमें सारे कंडीशंस मेंशन करने थे, और क्योंकि इससे बच्चों बहुत बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ चुका है, तो वो लॉस तो सारे स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ के जाते ही है। ओके, सो ये आ गया आपका फिर से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन 6 मार्क का। फिर मूव करते हैं बच्चों डिस्टिंग्विश बिटवीन एजेंट एंड सब एजेंट, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, 6 मार्क का, ठीक है। अगेन सीधा सीधा क्वेश्चन बच्चों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 6 मार्क का। एंड लास्ट क्वेश्चन आया बच्चों व्हाट आर राइट्स ऑफ बायर। इस बार जब मैं आप लोग को मैराथन भी करवा रहा था बच्चों, मैंने आप लोग बोला था कि ठीक है अनपेड सेलर का राइट तो हमेशा आता है, बट क्योंकि करंट आरटीपीएस एमटीपीएस में बायर के राइट्स भी बच्चों रिसेंटली बहुत सारे एमटीपीएस आरटीपीएस में आ रहे थे, तो इस बार भी आ गया। बस एक ही प्रॉब्लम बच्चों 7 मार्क के लिए क्वेश्चन आया, 7 मार्क के लिए क्वेश्चन आया। ओके, तो सीधा सीधा 3 क्वेश्चन अनपेड सेलर वाले चैप्टर में बच्चों, ठीक है, आप देख सकते हो व्हाट आर राइट्स ऑफ बायर। डन। तो ये हो गया आप लोगों का अगेन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन ऑप्शन में 7 मार्क का, ठीक है। तो ओवरऑल एनालिसिस करूं बच्चों, 3-4 क्वेश्चन ट्रिकी थे, अगर आप हार्ड भी देखोगे तो 7 4 11, 3 14, 3 17, 3 20, 20 मार्क के आसपास हार्ड था। और बच्चों उतना हर सीए फाउंडेशन लॉ के पेपर में रहेगा, बट 80 मार्क्स के आसपास बच्चों इट वाज कंपैरेटिवली इजी। और हार्ड की बात करें बच्चों, तो कोई क्वेश्चन अगर हार्ड है तो एक पूरा क्वेश्चन आपको ऑप्शन क्वेश्चन में था, तो आप इजीली बच्चों मैनेज कर सकते थे। तो मेरे हिसाब से ठीक है इट वाज वेरी इजीली मैनेजेबल पेपर। अगर आप देखोगे मार्किंग वाइज भी इंडियन रेगुलेटरी से बच्चों 6 मार्क का आया, नॉर्मली 6 मार्क का ही आता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आप देख सकते हो 7 7 14, 6 20, 32, ऑलमोस्ट अराउंड 37 से 40 मार्क्स के बीच में आया ऑप्शंस पकड़ के। कंपनीज एक्ट से आपका 21 मार्क्स के आसपास आया, कंपनीज एक्ट बच्चों 20 मार्क के आसपास ही है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से 8 11 मेरे ख्याल से कुछ क्वेश्चन मैंने मिस भी किए हुए हैं। मैंने जब लास्ट टाइम कैलकुलेट किया था बच्चों वे भी ऑन एन एवरेज 18-20 मार्क का आया था। पार्टनरशिप एक्ट से अगेन आपका अराउंड 20 मार्क्स का आया है, ठीक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से बच्चों करीब 14-15 मार्क का आया है, और एलपी एक्ट से एक क्वेश्चन आया 6 मार्क का। तो जितना नॉर्मल वेटेज है ऑलमोस्ट उतने ही मार्क्स का बच्चों आया है। इंडियन रेगुलेटरी 6 मार्क का आता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 30-35 मार्क्स का आता है, कंपनीज एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 20-20 ईच आता है बच्चों। नेगोशिएबल 10 से 15 मार्क के बीच में आता है, और एलपी एक्ट भी बच्चों 6 से 10 मार्क के बीच में आता है। तो वेरी मैनेजेबल पेपर एवरीवन। ओके, कोई क्वेश्चन में अगर आपको भी डाउट है तो आप मेंशन करके मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई होप ये डिस्कशन आप लोग को बच्चों पसंद आया होगा। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। एंड जो स्टूडेंट को ने एक यू कैन से ठीक है कि थोड़ा डाउट था स्टूडेंट्स को कि आपका ये आंसर सही होगा क्या गलत होगा, आपने क्या अजम्पशन लिखा है, तो आई होप ये वीडियो उन लोगों को बच्चों हेल्प करेगा। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ में मैं आज का सेशन यहाँ पे खत्म करता हूँ। सभी को बाय बाय, टेक केयर। एंड जो बच्चे जल्दी जल्दी पास हो रहे हैं, जल्दी जल्दी पास होकर आ जाओ बच्चों। मिलते हैं इंटर में, क्योंकि इंटर में प्रैक्टिकल फाउंडेशन लेवल में ना बच्चों बहुत सारे बेसिक एक्ट्स होते हैं, बट इंटर में बच्चों यही सारे एक्ट्स बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लेवल पे आते हैं। तो इंटर में ज़्यादा मज़ा आता है बच्चों आपको लॉस पढ़ने पे, और साथ साथ एक और लॉ आने वाला है इंटर में, दैट इज टैक्सेशन। आपको बच्चों और भी बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो बाय बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। दिल से सीए वाला, हक से सीए वाला, बाय बाय।